ये चाहिए कि मार्को पोलो ने क्या किया या उसकी कंट्रीब्यूशन से क्या क्या हुआ या उसका टाइम पीरियड क्या था। किसी भी पर्सनैलिटी के बारे में जानने से पहले सबसे हमें ये पहले पता होना चाहिए कि उसका टाइम पीरियड क्या था। इसका जो टाइम पीरियड था वो 1254 से लेकर 1324 तक था। अगर आप लोग हिस्ट्री से वाकिफ़ हैं तो आपको पता होगा कि ये वाला जो टाइम पीरियड है 1254 से ये इन्वेजन्स का टाइम था। मंगोल इन्वेजन्स चल रही थी उस वक्त एशिया की और यूरोप की, और इस वक्त मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर जो अब्बासी सल्तनत थी वो हुक्मरान थी और वो ख़त्म होने वाली थी। ठीक हो गया जी। तो ये टाइम पीरियड था। इन्होंने किया क्या, जो मार्को पोलो साहब थे इनकी क्या कंट्रीब्यूशन है हिस्ट्री के अंदर या इनका क्या इम्पैक्ट हुआ। इन्होंने एक बुक लिखी, उसका नाम था द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो। इस बुक के अंदर उन्होंने बेसिकली बताया कि बाकी जो रीजन्स हैं दुनिया के उनका कल्चर क्या है, एशिया के लोग यूरोप के लोगों से कैसे मुख्तलिफ हैं और उनके जो आदात हैं और उनके जो रहने सहने के तरीक़ाकार हैं वो कैसे हैं। आप ये नोट करें कि आप देखें, जैसे मैंने कल भी कहा था कि सारे लोगों को एक ही टाइम ज्वाइन करना चाहिए। होता ये है कि फिर मुझे बार बार वो बंद करके फिर उस साइड पे जाना पड़ता है। तो मैं ये दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि जब क्लास का टाइम शुरू हो तो सारे लोग एक ही टाइम ज्वाइन किया करें, क्योंकि इस तरह से फिर बार बार जो है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। अच्छा, तो दोबारा मैं रिपीट करता हूँ कि जो इनकी बुक थी पॉइंट्स की फॉर्म में अगर हम चलें तो ये जो इनकी बुक है उसने क्या इम्पैक्ट किया कि कल्चरल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई एशिया और यूरोप के अंदर। और दूसरी बात क्या है कि जो बाद में आने वाले लेटर एक्सप्लोरर्स थे, यानी कि जो एक्सप्लोरेशन का टाइम पीरियड है उसमें आप देखें कि जब हम एक्सप्लोरेशन का वर्ड यूज़ करते हैं तो मैक्सिमम जो एक्सप्लोरर्स थे वो यूरोप से थे और यूरोप से एशिया को एक्सप्लोर कर रहे थे। उसकी वजह क्या है, सॉरी ये दोबारा फिर, उसकी वजह ये है कि यूरोप के अंदर डेवलपमेंट ज़्यादा हो रही थी, यूरोप के जो लोग हैं वो आगे बढ़ रहे थे और साइंस और टेक्नोलॉजी में वो लीड कर रहे थे, तो उनको अपने लिए एक्सपेंशन के लिए कोई ना कोई चीज़ चाहिए थी। ठीक हो गया। अब ये जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया कि ये जो जिस टाइम में थे उस टाइम मंगोल इन्वेजन थी, तो ये कौन से मंगोल एम्परर के एनवायर है जी, ये भी आपको तीसरा पॉइंट याद होना चाहिए। कुबलाई खान एक थे, जैसे कल हमने चंगेज खान के बारे में पढ़ा था, ये चंगेज खान की फैमिली में से थे कुबलाई खान। ये एम्परर थे चाइना के। मंगोलिया जो है, जैसे कल मैंने आपको मैप के जरिए बताया था, मंगोलिया यहाँ पर है, ये चाइना है। और फिर जब मंगोल्स ने इन्वेजन की तो वो चाइना के भी एम्परर बन गए, यानी चाइना की जो मेन लैंड है वो भी मंगोल्स के पास आ गई, वो सारी फिर मंगोलियन एम्पायर बन गई। तो ये कुबलाई खान के इन्वाय भी रहे और बहुत सारा एशिया और यूरोप के अंदर इन्होंने ट्रैवल किया। और उनकी ट्रैवलिंग से क्या हुआ कि कल्चरल एक्सचेंज जो है जो यूरोप और एशिया के दरमियान बढ़ी। 3 पॉइंट्स आपको इनके बारे में पता होने चाहिए, मार्को पोलो के बारे में। अभी हम दूसरी पर्सनैलिटी पे आते हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम आपने लाजमी सुना होगा। 1881 से लेकर 1955 तक ये जिंदा रहे। ये साइंटिस्ट थे और इनके जो सबसे बड़ी डिस्कवरी है या जो मेडिसिन की चंद बड़ी डिस्कवरीज में कहा जा सकता है वो पेनिसिलिन है। इन्होंने पेनिसिलिन डिस्कवर की थी और ये एंटीबायोटिक है, यानी फर्स्ट एंटीबायोटिक है। आप में से जिन लोगों का जो बैकग्राउंड है वो मेडिकल का है उनको अंदाज़ा होगा, यानी एफएससी में मेडिकल पढ़ी, उनको पता है कि एंटीबायोटिक कैसे वर्क करती है। और आज के दौर में जो सबसे बड़ा साइंटिफिक लेवल पे क्राइसिस डेवलप हो रहा है ना, आपने शायद अखबारात या मैगजीन्स में पढ़ा होगा कि जो मौजूदा बीमारियां आ रही हैं या दवाइयां हम इतनी एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं कि जो बीमारियां हैं वो एंटीबायोटिक्स को रेजिस्ट कर रही हैं।
मतलब इस तरह क्लाइमेट चेंज एक सबसे बड़ा थ्रेट बनता जा रहा है। मेडिसिन की फील्ड में आज के दौर में सबसे बड़ा जो थ्रेट है वो ये है कि जो मेडिसिन है वो एंटीबायोटिक्स को जो एंटीबायोटिक मेडिसिन है वो प्रॉपर तौर पे इफेक्टिव नहीं हो रही। लेकिन वो तो एक अलग चीज़ है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन डिस्कवर की 1928 के अंदर। ये कई दफ़ा हर तरह के एग्जाम में ये क्वेश्चन आता होता है, आपको बस इसका पॉइंट में याद होना चाहिए कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया। फिर इनके जो डिस्कवरी है उसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि जो इन्फेक्शन के ज़रिए होने वाली जितनी भी डिजीज़ थी उन पे कंट्रोल पाया जा सका। जो बैक्टीरिया से फैलने वाली डिजीज़ हैं वो कम खतरनाक हो गई। अब देखें जो वायरल डिजीज हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कोविड था या बाकी जैसे जो वायरस से बीमारियां फैलती हैं वो आज भी उतनी ही खतरनाक हैं क्योंकि उनका कोई ऐसा तरीकाकार नहीं उनको रोकने का सिवाय वैक्सीन के। लेकिन जो एंटीबायोटिक वैक्सीन हैं जो बैक्टीरिया को रोकती हैं उनको उन बीमारियों को ईजिली रोका जा सकता है। उसके बाद इनकी क्या कंट्रीब्यूशन है कि जी मेडिसिन के फील्ड में ये रेवोल्यूशनरी फिगर थे, यानी जो साइंटिफिक अप्रोच है मेडिसिन की तरफ यूज करने में इन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया। लेकिन हम इनकी पूरी पर्सनैलिटी को अगर समराइज करें तो अगर आप ये एक पॉइंट लिख दें कि इन्होंने पेनिसिलिन डिस्कवर की 1928 में जिसने इन्फेक्शियस डिजीज को कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा किया, तो ये मोर देन इनफ है अगर आप वो एक नंबर वाला आंसर दे रहे हैं तो। ठीक हो गया जी। इसके बाद हम आते हैं जेम्स मेडिसन पे। 1751 से लेकर 1836 तक। ये जेम्स मेडिसन का नाम जिन लोगों ने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है उनको पता होगा। इनकी वजह शोहरत क्या है, इनको फादर ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इन्होंने जो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखा था। ये आपको लाजमी पता होना चाहिए। जितनी पर्सनैलिटी अहम जॉर्ज वाशिंगटन की है उतनी ही इनकी भी अहम है, क्योंकि जो आपने अगर यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है और जो लोग तो सीएसएस या पीएमएस वगैरह की तैयारी करते हैं उनको एक दफ़ा लाजमी गो थ्रू करना चाहिए यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल छोटा सा कॉन्स्टिट्यूशन है, 7 से 8 पेजेस का। ये फादर ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन कहलाते हैं। फिर इनके सर पे एक और सेरा है कि एक पेपर है फेडरलिस्ट पेपर्स। वो इन्होंने लिखे। फेडरलिस्ट पेपर क्या है, ये एक सीरीज थी पेपर्स की, पेपर्स मीन्स के एसेस की। ये तकरीबन 53 या 54 एसेस थे, मुझे एग्जैक्ट उसका नंबर नहीं याद, लेकिन वो मैं आपको कल बताऊंगा। इन्होंने फेडरलिस्ट पेपर लिखे, इनके साथ 2 लोग और भी शामिल थे जिन्होंने ये लिखे। उसमें अलेक्जेंडर हैमिल्टन और जॉन जे, ये 3 लोग थे जिन्होंने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन की सपोर्ट में कोई 53 या 54 एसेस लिखे। इसमें इनके सबसे ज़्यादा थे, बाकियों के भी थे, लेकिन जॉन जे के सबसे कम थे। सब ने अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन के मुताबिक ये वाले जो एसेस हैं ये लिखे। और इन एसेस का इम्पैक्ट क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो रेटिफिकेशन है उसमें हेल्प मिली। अगर आपके पास कभी टाइम हो तो आप उनमें से कोई भी एक पेपर निकाल के पढ़ लें, नेट पे पढ़े हुए हैं फेडरलिस्ट पेपर्स। आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बहुत ब्रॉड हो जाएगी। बेसिकली इन्होंने प्रिंसिपल्स बताए कि किन प्रिंसिपल्स पे यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। ठीक हो गया जी। उसके बाद तीसरा इनका क्या और काम था कि ये यूएस के 4th प्रेसिडेंट थे। अब 4th प्रेसिडेंट होना उतनी बड़ी बात नहीं है जितना इनकी अहमियत है कि ये यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन के फादर हैं। यानी कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने लिखा, कॉन्स्टिट्यूशन की सपोर्ट में जो पेपर्स इन्होंने लिखे। और देखें हमें ये क्यों पता होना चाहिए कि ये इनकी ये कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। जैसे कि एक स्टूडेंट्स के जहन में अक्सर सवाल होता है कि जी आप पेपर में हिस्ट्री के इस तरह के फजूल सवालात क्यों आते हैं कि उस बंदे ने क्या किया और उसने क्या किया। देखिए जो भी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आता है ना उसकी कोई ना कोई रेलिवेंसी होती है, ज़रूर होती है।
अब फॉर एग्जांपल अगर हमें ये नहीं पता कि यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा, और अगर हमें यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स का नहीं पता, तो एज अ पाकिस्तानी या एज अ इन्फॉर्म्ड जो लोग गवर्नमेंट की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर उसको बेसिक्स का ही नहीं पता कि जो फ्रीडम, लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टेनिटी के प्रिंसिपल्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, तो ना सिर्फ वो अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों को सेक्रीफाइस करेंगे, बल्कि अगर वो गवर्नमेंट सर्विस में लोग चले भी जाते हैं तो वो उन चीज़ों को सेक्रीफाइस करते रहेंगे या उनको पता ही नहीं होगा। इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं कि उसकी क्या कंट्रीब्यूशन थी और उसने क्या किया था। ठीक है, हर फील्ड में आप ये देखिए पर्सनैलिटीज़, कितनी वेरिएबल पर्सनैलिटीज़ आ रही हैं जिनको हम पढ़ रहे हैं, कि पहले हमने एक साइंटिस्ट को पढ़ा, फिर उसके बाद अभी हम उस पर आ गए। इनके बाद आते हैं जी जॉर्ज ऑरवेल। जॉर्ज ऑरवेल का नाम तो आपने ज़रूर ही सुना होगा अगर आपने उनके नहीं पढ़े। 1903 से लेकर 1950 तक ये जिंदा रहे। जॉर्ज ऑरवेल की जो सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने डिस्टोपियन लिटरेचर लिखा। डिस्टोपियन लिटरेचर क्या होता है, या किसी भी चीज को हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, एक यूटोपिया और दूसरा डिस्टोपिया। यूटोपिया क्या होता है? यूटोपिया एक ऐसी कंडीशन है जो कि पॉजिटिव साइड पे आइडियलिज्म की एक्सट्रीम पे होती है, यानी आइडियल कंडीशन। यानी हम अगर ये अज्यूम कर लें कि पाकिस्तान खुशहाल तरीन मुल्क बन जाएगा, पाकिस्तान के अंदर जो लोगों के राइट्स हैं वो इक्वल मिलना शुरू हो जाएंगे, यहाँ पे हर किसी को उसकी सलाहियत के मुताबिक इख्तियारात मिलेंगे, बलोचिस्तान के लोगों को भी पंजाब के लोगों जैसी इक्वलिटी मिल जाएगी, और फिर पंजाब के जो बाकी छोटे हिस्से हैं उनको भी राइट्स मिलेंगे। ये एक यूटोपियन तस्वुर है जो कि रियलिटी से बड़ा दूर है। डिस्टोपिया क्या है कि हम बिल्कुल ही जब पेसिमिज्म की हद पे चले जाएं, फॉर एग्जांपल हम ये इमेजिन करें कि जी क्लाइमेट चेंज इतना ख़राब हो जाएगा कि हम सारे लोग मास्क पहन के फिरा करेंगे, और जैसे ये एक डिस्टोपियन सिनेरियो ये इमेजिन किया जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 2025 तक पाकिस्तान में पानी ख़त्म हो जाएगा। ये एक डिस्टोपियन सिनेरियो है, यानी ये आप कह लें कि पेसिमिज्म की हद है। अब जो रिसर्च है वो भी ऐसे ही की जाती है कि लोग जो भी चीज़ें हो रही होती हैं हमारे इर्द गिर्द, उनके पीछे कोई ना कोई पैशन होता है। तो डिस्टोपियन सिनेरियो में जाके लोग रिसर्च भी करते हैं। आपने ये फिगर, आप में से क्योंकि आप सारे लोग यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट है, आपने पढ़ा होगा, ये फिगर बार बार आती है कि 2025 तक पाकिस्तान के अंदर पानी ख़त्म हो जाएगा या साफ पानी ख़त्म हो जाएगा। ये एक डिस्टोपियन फिगर है, ऐसा हुआ नहीं और ना होगा, क्योंकि ये इस चीज़ को एक इस खास तरीके से प्रेजेंट किया गया है। हम वापस आते हैं जॉर्ज ऑरवेल पे। जॉर्ज ऑरवेल के दो बड़े मशहूर तरीन नॉवेल्स हैं, एक है 1984 और दूसरा है एनिमल फार्म। एनिमल फार्म के अंदर और जो 1984 के अंदर बेसिकली ये क्रिटिक है कम्युनिस्ट सिस्टम की। क्योंकि इनका ताल्लुक यूएस के साथ था, और जॉर्ज ऑरवेल जो थे ब्रिटेन के अंदर भी रहे खास टाइम पीरियड के अंदर। ये जो कम्युनिस्ट स्टेट्स थी या जो सोशलिस्ट स्टेट्स थी उनके बहुत एंटी थे। इनका ये ख्याल था कि जो सोशलिस्ट स्टेट्स होती हैं वो लोगों की जो प्राइवेसी है उसके अंदर वो हर टाइम इम्पैक्ट करती रहती हैं, यानी लोगों के जो बेसिक फ्रीडम्स हैं उसको इन्फ्लुएंस करती हैं। ये वाले तस्वुरात उस दौर में तो उतने इम्पैक्टफुल नहीं हो सके, लेकिन आज के दौर में ये जो दोनों सिनेरियोज हैं ये बिल्कुल कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट हो रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। 1984 के अंदर ये है कि किस तरीके से गवर्नमेंट हर चीज़ को मॉनिटर करती है। आज आप देख लें कि जो सर्वेलेंस है, चाहे वो यूएस हो या चाइना हो, सर्वेलेंस इक्वली हो रही है। आपने वो पढ़ा होगा कि किस तरह से फेसबुक डाटा देती है, या बाकी जो चाइना की कंपनीज हैं वी चैट वगैरह या वीको वगैरह, वो किस तरीके से डाटा गवर्नमेंट को प्रोवाइड करती हैं। तो ये डिस्टोपियन सिनेरियो जो उन्होंने 1950 में इमेजिन किया था ना 1950s के अंदर, वो आज के दौर में बिल्कुल हकीकत बनता हुआ नजर आ रहा है। यानी गवर्नमेंट का जो रोल है वो उतना ही ज़्यादा है, और हमारे माइंड्स को क्वाइन किया जाता है। जैसे कि मैंने ये कई दफ़ा एग्जांपल दी है
कि आप देखें कि यूक्रेन में जो वॉर हो रही है, यूक्रेन वॉर जो है, हमारे पास जो उसके बारे में इंफॉर्मेशन है ना, वो सारी वेस्टर्न है। यानी हमें हो गया या स्पुतनिक हो गया, उसको नहीं देखा, या जो जो बाकी चाइना के न्यूज़पेपर्स हैं उनको आपने नहीं पढ़ा। उसकी वजह क्या है कि हमारे माइंड को ऐसा ऐसा क्वाइन कर दिया जाता है कि हम एक खास किस्म की वन साइडेड इंफॉर्मेशन पे ही रिलाय करते हैं। तो ये जो दोनों नॉवेल्स हैं, इनके अंदर ऐसा ही किया गया है कि जो बिग ब्रदर का रोल है, यानी जो स्टेट का रोल है, वो ऐसा होगा कि आपको सिर्फ ऐसी इंफॉर्मेशन दी जाएगी जो लगती सच होगी लेकिन हकीकत नहीं होगी। आप कभी एक एग्जांपल के तौर पे इन दो चैनल्स को देखिएगा यूक्रेन वॉर के कवरेज के ऊपर, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि जो फैक्ट्स हैं वो यूक्रेन वॉर के बारे में CNN पे और तरह के आ रहे हैं, BBC पे और तरह के आ रहे हैं, और इन दो चैनल्स पे और तरह के आ रहे हैं। तो क्या होता है कि इंफॉर्मेशन को एक खास तरीके से लोगों में पहुंचाया जाता है। तो जॉर्ज ऑरवेल की हम बात कर रहे थे कि इनके ये दो नॉवेल्स जो हैं वो बड़े हिस्टोरिकल नॉवेल्स हैं, पढ़ने चाहिए सबको। फिर उसके बाद क्या हुआ इनके बारे में कि इनका एक ऐसे है, पॉलिटिक्स एंड द इंग्लिश लैंग्वेज, तीसरी इनकी जो मेन कंट्रीब्यूशन है। पॉलिटिक्स एंड द इंग्लिश लैंग्वेज। इसके अंदर ये बताते हैं कि किस तरीके से जो लैंग्वेज को मैनिपुलेट किया जाता है और किस तरह से वर्ड्स को यूज करके जो पॉलिटिशियंस हैं वो नैरेटिव क्रिएट करते हैं और लोगों के आइडियाज को इम्पैक्ट करते हैं। ठीक हो गया जी, ये ऑरवेल के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन आपके लिए मोर देन इनफ है। ठीक हो गया, इसको आपने याद लाजमी रखना है। और इनके बाद हम आते हैं माइकल जॉर्डन पे। माइकल जॉर्डन का नाम आपने सुना होगा, इनका ताल्लुक स्पोर्ट्स से है। माइकल जॉर्डन 1963 से लेकर आज तक जिंदा हैं, पता नहीं कब तक रहते हैं। इनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो बास्केटबॉल के अंदर है। इनको बास्केटबॉल का ऑल टाइम ग्रेटेस्ट प्लेयर समझा जाता है। वो किस वजह से कि इन्होंने 6 दफ़ा जो NBA है उसकी चैंपियनशिप जीती है, और शिकागो बुल्स को ये लीड करते थे। वो इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर इनके बारे में क्वेश्चन आए तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये बास्केटबॉल प्लेयर्स थे, 6 दफ़ा NBA इन्होंने जीती है, और कल्चरल आइकॉन है क्योंकि ये इसके बाद इन्होंने अपना एक ब्रांड भी लॉन्च किया जिसका नाम एयर जॉर्डन है, स्नीकर्स का, और कल्चरल फिनोमेना बन गया। यानी स्नीकर्स की जो जो आप देखें, स्नीकर जो आज के दौर में एक ऐसी चीज़ है कि हर कोई यूज़ करता है, लेकिन ज़्यादा जो मशहूर हुए वो इनका जो ब्रांड है उसके बाद ज़्यादा मशहूर होना शुरू हुए। ठीक होगा जी, एक सेकेंड। जहाँ पे आपको कोई चीज़ क्लियर ना हो, आपको लगे आप बोर हो रहे हैं, तो आपने मुझे बताना है। इनके बाद हम आते हैं बिल गेट्स पे। बिल गेट्स की वजह शोहरत क्या है हम सबको पता है, माइक्रोसॉफ्ट, सॉफ्टवेयर इनोवेशन दूसरे नंबर पे। सॉफ्टवेयर इनोवेशन क्या है कि सॉफ्टवेयर तो बिल गेट्स के दौर से पहले भी एग्जिस्ट कर रहे थे, लेकिन वो कमर्शियल नहीं थे। जब से बिल गेट्स ने इस मार्केट में एंट्री शुरू की, उन्होंने हर चीज़ को एक प्रॉफिट के नज़रिए से और प्राइवेटाइज करना शुरू किया। अगर आप एक थोड़ी सी हिस्ट्री पे नज़र डालें ना, तो एक बुक है, बड़ी मशहूर किताब है, रिसेंटली आई है 2021 में, T-AI, बड़ी अच्छी किताब है। इसमें इसके ऑथर ने लिखा है, मैं रिसेंटली बुक पढ़ रहा हूँ तो इस हवाले से आपको बता देता हूँ कि जो सॉफ्टवेयर की कमर्शलाइजेशन है ना, ये बिल गेट्स ने शुरू की। उससे पहले ये होता था कि जो सॉफ्टवेयर थे या तो वो पब्लिक सोर्स थे, यानी जो लोग भी लिखते थे सॉफ्टवेयर वो पब्लिकली अवेलेबल होते थे,
तो इन्होंने सॉफ्टवेयर के ऊपर एक कीमत रखी, और जब किसी चीज़ के ऊपर एक कीमत रखी जाती है ना, जो चीज़ फ्री होती है उसमें डेवलपमेंट नहीं हो सकती। अब फॉर एग्जांपल जितनी मशीनरी पर रिसर्च होती है या मेडिसिन पर रिसर्च होती है, कंपनीज इससे रिसर्च करती हैं कि उसको उनकी ओनरशिप मिलेगी और बाद में वो प्रॉफिट बनाएंगे। तो बिल गेट्स ने इसके $1 कंपनी है, उसके मुकाबले में और इनको क्या है कि ये सबसे पहले मार्केट में आए तो उस वजह से सबसे ज़्यादा मशहूर हैं। ठीक हो गया जी। और तीसरे नंबर पे इनका पॉइंट क्या है कि टेक्नोलॉजी विजनरी। टेक्नोलॉजी विजनरी का मतलब क्या है कि बिल गेट्स आज के दौर में, पहले तो ये सारा काम कर रहे थे ना इस पे सॉफ्टवेयर पे। अभी आप इनकी अगर रिसेंट प्रोफाइल चेक करें तो ये पोलियो पे काम कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग पे काम कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज पे काम कर रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं। आपने चारों वर्ड्स जो है नोट करने हैं। जैसे कि मैंने आपको कई दफ़ा पहले कहा है कि आपने नोट्स आज लाजमी करना है। एक्टिव लर्निंग और पैसिव लर्निंग में जो फ़र्क है वो आपने लाजमी मद्देनजर रखना है। अगर आप सिर्फ सुनते रहेंगे तो उसका कम असर होगा, अगर आप उसके साथ लिख भी लें तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा। अच्छा, तो अभी इनका जो काम है ना, क्लाइमेट चेंज पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 जी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और पॉइंट नंबर 3 क्या है जी कि एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। 3 चीज़ों पे ये और काम कर रहे हैं। इसके बाद हम आते हैं जी 9वें नंबर पे, अर्नेस्ट हेमिंगवे। ये राइटर थे 1899 1961। इनकी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन क्या है जी कि ये रिनाउंड नॉवेलिस्ट थे। देखें, किसी भी पर्सनैलिटी के बारे में अगर हमें की पता होना कि वो बंदा था क्या, तो जहाँ पे 1 नंबर का क्वेश्चन होता है तो उसमें आधा नंबर तो हमें वहाँ पे ही मिल जाता है, अगर हमें सिंपली ये पता हो कि बंदा क्या था। जब आप आंसर लिख रहे हो ना, तो अगर आप यही सही लिख दें कि वो क्या था, तो और अगर फिर आप कोई ऐसी चीज़ ना लिखें। देखिए, आंसर लिखते हुए 2 तरह से नंबर मिलते हैं या काटे जाते हैं कि अगर आपको चीज़ नहीं पता और आप साथ ऐड कर देते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप यही लिख देना कि अर्नेस्ट हेमिंगवे वाज अ रिनाउंड नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, तो ये बिल्कुल एक कह लें कि आपको इसका फुल नंबर भी मिल सकता है। लेकिन अगर आप ये साथ लिख दें कि वो ड्रामा भी लिखते थे, यानी फॉर एग्जांपल आप लिख दें कि वो ड्रामा लिखते थे, तो वो गलत हो जाएगा। यानी आप किसी पर्सनैलिटी के बारे में आप उसके साथ वो एट्रीब्यूट जोड़ रहे हैं जो उसका हिस्सा नहीं है, तो वो गलत हो जाएगा। इनकी जो इनका स्टाइल है प्रोज के अंदर, वो बड़ा कमाल है। कंसाइज, इनकी जो राइटिंग थी बड़ी कंसाइज थी। आप इनको पढ़िएगा ना, कंसाइज और प्रोज का स्टाइल बहुत सिंपल है। इनको कहा जाता, जो इनका स्टाइल है वो मशहूर है हेमिंगवे कोड के नाम से, यानी एक खास तरीके से ये लिखते थे। इनको नोबेल प्राइज मिला 1954 के अंदर। इनके जो मशहूर जो वर्क्स हैं उसमें अ फेयरवेल टू आर्म्स, द सन आल्सो राइजेस और द ओल्ड मैन एंड द सी। जो सबसे ज़्यादा मशहूर हुआ, जो सबसे ज़्यादा जिक्र में आता है, द ओल्ड मैन एंड द सी, ये सबसे ज़्यादा मशहूर है। और अ फेयरवेल टू आर्म्स वो भी काफ़ी मशहूर है। लेकिन इनके बारे में जो 4-5 चीज़ें हैं वो आपको लाजमी पता होनी चाहिए। एक और पर्सनैलिटी है जिनका हम जिक्र करेंगे, वो है जेम्स कुक। 1728 1779। जैसे कि हमने मार्को पोलो का जिक्र किया, जिस तरह से हमने पहले क्रिस्टोफर कोलंबस का जिक्र किया था, इसी तरह से ये भी एक एक्सप्लोरर थे, नेविगेटर थे और कार्टोग्राफर थे।
कार्टोग्राफर क्या होता है, जब हम ज्योग्राफी का पहला लेक्चर था तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि कार्टोग्राफी जो है वो साइंस होती है, साइंस या आर्ट है मैप बनाने का। तो इनकी डिस्कवरी क्या थी, इन्होंने 3 बड़े सफ़र किए 18वीं सदी के अंदर, 18th सेंचुरी के अंदर। और जो अनएक्सप्लोर्ड रीजन थे वो देखे, उसमें ऑस्ट्रेलिया और पैसिफिक आइलैंड्स जो हैं वो इन्होंने देखे और उनको एक्सप्लोर किया। अगर आप मैप की बात करें, अगर आप मैप को समझते हैं तो यहाँ पे अगर इंग्लैंड है ना, तो यहाँ पे सारा ये यूरोप आएगा, फिर ये इसके नीचे अफ्रीका है, और ये सारा एशिया इस साइड पे, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, और ये इधर बाकी सारा एशिया का पार्ट है, यानी ये साउथ ईस्ट एशिया वगैरह। तो जैसे कि आपको पता है कि जो वर्ल्ड की शक्ल है, दुनिया की शक्ल, वो एलिप्टिकल है। तो ये इंग्लैंड से यूं करके मूव करते थे, और इन्होंने ये वाले जो एरियाज हैं यहाँ पे ट्रैवल किया और इन एरियाज पे ट्रैवल किया। ये इलाके इन्होंने डिस्कवर किए। न्यूजीलैंड हो गया, उसके बाद पैसिफिक के कुछ इलाके जो हैं, साउथ पैसिफिक, जो यूएस से दूर हैं, और एशिया का और ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है। ठीक होगा जी, आपने ये चीज़ लाजमी मद्देनजर रखनी है इनके बारे में। यानी ये एक्सप्लोरर थे, ट्रैवलर थे और कार्टोग्राफर थे। उसके बाद ये जो वीनस है, यानी कि जो प्लेनेट वीनस है, उसको भी इन्होंने बड़ा स्टडी किया। आपको पता है कि आज से कुछ 100-200 साल पहले जितने भी लोग साइंस में थे या किसी भी मशहूर फील्ड में होते थे, वो मल्टीपल चीज़ों के आलिम होते थे, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो नॉलेज है ना, वो अब एक तरह से कंसंट्रेट होता जा रहा है, उसकी जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ती जा रही है। अब अगर एक बंदा पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा है तो इसको इकोनॉमिक्स की कम अवेयरनेस होगी, लेकिन पुराने दौर में ऐसा नहीं था। पुराने दौर में क्योंकि नॉलेज बहुत कम था, तो एक बंदा मल्टीपल फील्ड्स के अंदर उसकी ग्रिप होती थी। ठीक होगा जी। इनके बाद आते हैं 11वें नंबर पे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। 1930 से लेकर 2012 तक, इनको तो सब जानते हैं। क्या थे ये जी? फर्स्ट मून वॉकर। ये इनका जो मिशन था उसका नाम था अपोलो 11, और ये कब मिशन था? 1969 के अंदर। कल मैंने आपको बताया था कि जो अपोलो मिशन की इब्तदा है वो किसने की थी? वो प्रेसिडेंट कैनेडी ने की थी, और उसके बाद 62 के अंदर उन्होंने काम शुरू किया था अपोलो मिशन के ऊपर, और फिर इसकी जो सक्सेस है वो 1969 के अंदर जाके हुई। और ह्यूमन अचीवमेंट के बारे में इनका जो बड़ा मशहूर कॉल है, लेकिन अगर आपको ये पता हो कि ये मून वॉकर थे और इनके मिशन का ये नाम था, तो वो मोर देन इनफ है। स्पेस एक्सप्लोरेशन और साइंस के अंदर इनकी जो रोल है वो बहुत ज़्यादा है। नासा के अंदर इनका सारा कैरियर गुजरा, और ये बेसिकली क्या थे? एरोस्पेस इंजीनियर थे। जैसे कीवर्ड्स होते हैं ना, जैसे हम एफएससी के अंदर से सुनते आ रहे हैं कि आंसर के अंदर कीवर्ड्स होने चाहिए, ऐसे ही आपको कीवर्ड्स किसी बंदे के बारे में पता हो। अब इसके बारे में मैंने आपको 4-5 पॉइंट्स बताए हैं कि मून वॉकर थे, एरोस्पेस इंजीनियर थे, 1969 के अंदर चांद के ऊपर गए, अपोलो मिशन ये इनका नाम था, और अमेरिका से इनका ताल्लुक था। इनके बाद हम 12वें नंबर पे आते हैं, वो भी साइंटिस्ट थे, गैलीलियो गैलीली। इनकी कंट्रीब्यूशन साइंस के अंदर बहुत ज़्यादा है, ख़ास तौर पे ये प्लैनेट एक्सप्लोरेशन और जो हमारा पूरी वर्ल्ड का सिस्टम है उसको अंडरस्टैंड करने के अंदर। 1564 से लेकर 1642 तक। ठीक होगा जी। इन्होंने क्या डिस्कवर किया कि सबसे पहले जो टेलीस्कोप को यूज़ करते हुए जो हेलियोसेंट्रिक मॉडल है उसको इन्होंने कंफर्म किया। हेलियोसेंट्रिक मॉडल, हेलियोसेंट्रिक मॉडल क्या है?
हेलियोसेंट्रिक मॉडल ये है कि हमारा जो ये सारा सिस्टम है जिसके अंदर हम हैं, उसका जो सेंटर है वो अर्थ नहीं है। पुरानी जो मिथ थी या पुरानी जो ट्रेडिशंस हैं, जो रिलीजियस अलूम थे क्रिश्चियनिटी के, जोदाइज्म के या बाकी जो रिलीजन्स हैं, वो ये बिलीव करते थे कि जो ज़मीन है वो मरकज़ है और सूरज उसके इर्द गिर्द घूमता है। ये जो नॉन साइंटिफिक या उस दौर की पुरानी साइंस थी, वो ये बिलीव करती थी कि हर चीज़ ज़मीन के इर्द गिर्द घूम रही है और ज़मीन हर चीज़ का मरकज़ है। सबसे पहले कोपरनिकस ने कहा कि ऐसा नहीं है। कोपरनिकस ने कहा कि जो सूरज है वो इसका मरकज़ है, हमारा ये जो निज़ाम है, मतलब क्योंकि उस दौर में तो ये तसव्वुर ही नहीं था ना कि गैलेक्सीज हैं और फिर उसके बाद मल्टीपल गैलेक्सीज हैं और कायनात का क्या तसव्वुर है। उस दौर में तो क्योंकि डिस्कवरीज बहुत कम थी, तो वो पूरे निज़ाम को ये तसव्वुर कर रहे थे। कोपरनिकस का ये बिलीव था कि हर चीज़ का जो मरकज़ है वो सूरज है, सन है। सन के इर्द गिर्द प्लैनेट्स सारे घूमते हैं और उस दौर में प्लैनेट्स कम थे, तो ज़मीन के बारे में उन्होंने कहा कि जो अर्थ है वो सन के इर्द गिर्द घूमती है। और उनके पास इस चीज़ को दिखाने के लिए कोई एविडेंस नहीं था। गैलीलियो गैलीली के पास उन्होंने एक दूरबीन बनाई जिसको आप हम इंग्लिश में कहते हैं टेलीस्कोपिक डिस्कवरी या टेलीस्कोपिक ऑब्जर्वेशंस करके उन्होंने ये कंफर्म किया कि कोपरनिकस का जो हेलियोसेंट्रिक मॉडल है ये सही है। ठीक हो गया, पॉइंट नंबर 1। फिर दूसरे नंबर पे उन्होंने क्या डिस्कवर किया जी? लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन क्या है? जो मॉडर्न फिजिक्स हमारी गवर्न होती है वो इनके दिए हुए लॉज से होती है। अब आपने, जैसे कि मैंने कल भी अर्ज किया था कि जो साइंसदान हैं वो लॉज को डिस्कवर करते हैं, बनाते नहीं हैं। नेचर के अपने लॉज हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल लॉ है एंट्रोपी के बारे में कि हम किसी भी सिस्टम के अंदर जब तक वो इन्फ्लुएंस ना करें, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस ना हो, तो वो सिस्टम मज़ीद से मज़ीद ख़राब होता जाता है। फॉर एग्जांपल ये आप मिसाल लें कि ये हमारे पास एक गिलास है, इसके अंदर हम इंक फेंक दें। ये पहले उसके अंदर वाटर है और उसके अंदर हम सर्टन मिकदार में इंक डाल दें, तो इंक फैलती जाएगी। कभी भी ये नहीं हो सकता कि वो अपनी असली हालत में वापस चली जाए। यानी पानी के अंदर अगर हम स्याही मिला दें तो ये नियर टू इम्पॉसिबल है कि वो स्याही खुद ब खुद निकल के पानी सही हो जाए, क्योंकि निज़ाम के अंदर जो खराबी है वो मज़ीद से मज़ीद बढ़ती जाती है। ये नहीं हो सकता कि वो अपनी असली हालत में आ जाए। असली हालत में आने के लिए क्या होता है? एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक होगा जी? तो उसके बाद और क्या सीन हुआ? तीसरे नंबर पे इनका जो काम है वो है इनका कॉन्फ्लिक्ट विद चर्च। आपको इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि जब भी साइंस या कोई न्यू डिस्कवरी आती है साइंटिफिक फील्ड के अंदर, तो एस्टेब्लिश्ड जो ट्रेडिशंस हैं उसको चैलेंज करती है। इवन एस्टेब्लिश्ड इकोनॉमिक मॉडल को भी चैलेंज करती है। तो जो इनका दिया हुआ मॉडल था जिसको कि कोपरनिकस ने बेसिकली डिस्कवर किया था और इन्होंने कंफर्म किया था, वो मॉडल क्रिश्चियन चर्च के बिल्कुल एंटी था। क्योंकि क्रिश्चियन चर्च का तो ये तस्वुर है कि ज़मीन हर चीज़ का सेंटर है। तो इस वजह से इनका बड़ा ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट रहा चर्च के साथ और बाद में ये खामोश हो गए। मतलब इन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली। ठीक हो गया जी? उसके बाद इनके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। आगे हम आते हैं चार्ल्स डिकन पे। मैं थोड़ा सा नजदीक हो जाता हूँ। किसी और को भी आवाज का इशू आ रहा है? चार्ल्स डिकन का जो टाइम पीरियड है वो 1812 से लेकर 1870 तक है। और चार्ल्स डिकन क्या थे जी? नॉवेलिस्ट थे। इन्होंने क्या क्या किया? इनका सबसे जो मशहूर नॉवल है, क्लासिक जो है, वो है अ टेल ऑफ टू सिटीज। ये अ टेल ऑफ टू सिटीज के अगर आप पूरा नॉवल आपने नाम भी पढ़ा हो ना, तो आपने एटलीस्ट इसके जो कोट्स हैं
वो आपको लाजमी पता होने चाहिए, वो आप अपने ऐसे के अंदर लिख सकते हैं। और इवन जो इंटरव्यूज के अंदर भी पूछे जाते हैं। मैंने एक इंटरव्यू दिया, तो उसके अंदर जब मैं एंटर हुआ रूम के अंदर, तो जो इंटरव्यू के पैनल के चेयरमैन थे ना, उन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन ये उन्होंने ना, मैं जाके बैठा चेयर के ऊपर, तो उन्होंने यही ना ये एक कोट बोला कि अ टेल ऑफ टू सिटीज का कोट बोला कि ये बताएं ये कोट किसका है। वो मैं आपके साथ कोट ग्रुप के अंदर बाद में शेयर कर दूंगा। तो काफी लंबा कोट था। जो इंटरव्यू लेने वाले लोग होते हैं ना, वो नॉर्मली बूढ़े लोग होते हैं और उनका इंग्लिश लिटरेचर के अंदर बहुत इंटरेस्ट होता है। तो आपको नॉवल शॉवल्स के नाम वो सारी पता होने चाहिए। अगर नाम भी पढ़े हो ना, आज के दौर के अंदर जरूरी नहीं कि आपने हर चीज पढ़ी हो। अगर हमें उसके बारे में, फॉर एग्जांपल, अगर आपने जेन ऑस्टन का प्राइड एंड प्रेजुडिस नहीं पढ़ा, आपको एटलीस्ट पता हो उसकी स्टोरी की, वो स्टोरी क्या थी, कौन सा किसी ने आपसे सुनना है कि उसका वर्ड बाय वर्ड बताएं, आपको पता हो कि उसके अंदर हीरो कौन है, हीरोइन कौन है, उनका होता क्या है। नॉवेल्स की अगर आप समरी भी पढ़ रखे ना, वो भी बड़ी बात है। जैसे ये टेल ऑफ टू सिटीज है ना, अगर आपको इसका पता है कि इसकी समरी क्या है, तो आप डिफेंड कर सकते हैं अपने आर्गुमेंट को, और एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है अगर आपको ये चीजें पता हो तो। अच्छा, वापस आते हैं चार्ल्स डिकन पे। अ टेल ऑफ टू सिटीज इनका बड़ा मशहूर नॉवेल है। उसके बाद हाँ, अच्छा, ये सवाल बड़ा पूछा जाता है कि टेल ऑफ टू सिटीज में टू सिटीज कौन सी हैं। ये आपने हमेशा याद रखना है कि इसमें लंदन और पेरिस है। ये तो इवन जो एमसीक्यूज वाले पेपर हैं उसके अंदर भी कई दफा सवाल आता है कि ये जो टेल ऑफ टू सिटीज नॉवल है चार्ल्स डिकन का, इसके अंदर किन से दो शहरों का जिक्र है। तो और इनके मशहूर क्या क्या कौन से नावल हैं? ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, उसके बाद ओलिवर ट्विस्ट। चार्ल्स डिकन की बड़ी मशहूर पर्सनैलिटी है, उनके बारे में आपको लाजमी ये चीज़ें मेमोराइज करनी है, सिर्फ समझनी नहीं है, और याद करनी है। अच्छा, इनका तरीकाकार क्या है कि ये किन थीम्स पे बात करते हैं? थीम्स को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ये सोशल इनजस्टिस पे बात करते हैं, चाइल्ड लेबर पे, पॉवर्टी पे, और सोशल रिफॉर्म की बात करते हैं। यानी हम यूं अगर शुरू करें, पॉवर्टी में क्या क्या आ जाता है जब आप समझते हैं, तो पॉवर्टी में सबसे पहले तो आता है कि सोशल इनजस्टिस, इनइक्वालिटी, और इस तरह के जो बड़े बड़े थीम्स हैं ना, वो इनके नॉवेल्स के अंदर पाए जाते हैं। और फिर ये जस्टिस की बात, जब देखें अगर एक राइटर सोशल इनजस्टिस की बात कर रहा है तो उसकी डिमांड क्या होगी? उसकी डिमांड होगी जस्टिस, इक्वलिटी, ये वाले थीम्स इनके ब्रॉडर थीम्स हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद अब हम आते हैं, हाँ, इनके बारे में इतना इनफ है। अब हम आते हैं वोल्टेयर पे। वोल्टायर का जो टाइम पीरियड है वो 1694 से लेकर 1778 तक का है। ये कहाँ से इनका ताल्लुक था? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहिए, वोल्टायर जो थे, ये एल है सॉरी, ये फ्रेंच थे और ये इनलाइटनमेंट के दौर के फिलोसफर थे। यानी इनलाइटनमेंट क्या है? इनलाइटनमेंट वो पीरियड है कि जब रिफॉर्म्स की बात हो रही थी, जब जो स्कॉलिस्टिज्म है और जो ट्रेडिशनल आइडियाज हैं वो ब्रेक हो रहे थे सोसाइटी के अंदर। खास तौर पे इनलाइटनमेंट जो है वो ज़्यादा इसकी जो प्रोमिनेंस थी वो फ्रांस के अंदर और यूके के अंदर थी। यूके के अंदर ज़्यादा थी क्योंकि यूके के अंदर रैपिडली इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि जब इकोनॉमिक मॉडल्स चेंज होते हैं, जब लोगों की ज़िंदगियों के अंदर वैसे चेंज आता है, तो हर चीज़ चेंज होना शुरू हो जाती है। जैसे कि हम बात कर रहे थे अर्बनाइजेशन की लास्ट टाइम, ये मेरे ख्याल परसों हमने बात की है, ये थोड़ा सा इससे हटके है। अर्बनाइजेशन, अब अर्बनाइजेशन क्या चीज़ लेके आती है अपने साथ? अर्बनाइजेशन सबसे पहले तो लेके आती है इंडिविजुअलिज्म। अब जो लोग रूरल सेटिंग में रहते हैं
वो बाउंड होते हैं अपने रिश्तेदारों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ, एक्सटेंडेड फैमिलीज़ के साथ। अर्बनाइजेशन, जब लोग न्यूक्लियर फैमिलीज़ के अंदर जाएंगे तो न्यूक्लियर फैमिली क्या लेके आएगी, उनके अंदर एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आएगी कि वो इंडिविजुअल सेंट्रिक हों, वो सेल्फ सेंटर्ड होंगे, यानी उनकी सेल्फ होगी प्राइमरी चीज़। और उसके लिए जो कॉन्सेप्ट है सेल्फ सेंटर्ड और थिंक फॉर योर सेल्फ, थिंक फॉर योर सेल्फ, ये वेस्ट के अंदर आज के दौर में जो सबसे बड़े चंद कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें ये एक सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है कि थिंक फॉर योर सेल्फ। इसका मतलब ये है कि हर इंडिविजुअल अपने बारे में आज़ाद है। तो जो वोल्टायर थे उनकी सारी जो फिलॉसफी है वो इस चीज़ के बारे में ही थी, इंडिविजुअल लिबर्टी के बारे में, इंडिविजुअल जस्टिस के बारे में कि लोगों को कैसे आज़ादी मिले और वो अपनी ज़िंदगी के अंदर बेहतर से बेहतर कर सकें। फ्रीडम ऑफ स्पीच और रिलीजियस टॉलरेंस, इनके दो मेन थीम्स रहे वोल्टायर के हिस्टोरिकली। टॉलरेंस और फ्रीडम ऑफ स्पीच इतनी मुश्किल चीज़ है कि आज की हमारी सोसाइटी के अंदर भी वो एग्जिस्ट नहीं करती। अब हमारी सोसाइटी के अंदर तो अनफॉर्चुनेटली ये दोनों चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती। आप देखेंगे वेस्ट और जो एशिया की सोसाइटीज़ हैं उनके अंदर क्यों फ़र्क है। आप जब उनकी हिस्ट्री में जाते हैं तो यहाँ पे ये आज से कम से कम 300 साल पहले ये बात हो रही थी कि रिलीजियस टॉलरेंस हो और फ्रीडम ऑफ स्पीच हो। आप ये देखें कि 2023 के अंदर भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि फ़ौज अगर कुछ कर रही है तो हमें पता है कि वो क्या कर रही है और वो सही कर रही है। और अगर 2023 के अंदर भी पाकिस्तान के अंदर एक पूरे शहर के लोग अगर एक शहर के हिस्से को जला दें किसी रिलीजियस वजह से, तो उसको जस्टिफाई करने वाले भी आपको लाखों लोग इस सोसाइटी के अंदर नजर आते हैं। तो हमारी सोसाइटी और वेस्ट की सोसाइटी में ये बहुत बड़ा फ़र्क है। वोल्टायर की हम बेसिकली बात कर रहे हैं। CSS में कैसे आया था आज से 2-3 साल पहले, वो बिल्कुल इनका एक कोट था, मुझे एग्जैक्ट कोट याद नहीं है लेकिन मैं ग्रुप में अंदर शेयर करूँगा। मैं ये साथ आपको एक्स्ट्रा चीज़ें इस वजह से बता रहा हूँ कि ना सिर्फ हम फैक्ट्स को याद करें बल्कि आपके आइडियाज़ पे भी चीज़ें असरअंदाज होती रहें, क्योंकि जो पेपर है वो सिर्फ ये नहीं कि आपने फैक्ट्स को याद करना है, बल्कि आपकी जो थिंकिंग जितनी ब्रॉड होगी वो इंटरव्यू के अंदर और बाकी पेपर्स को आपको सॉल्व करने में उतनी ही हेल्प होगी। और एक चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है कि जो कंपटीशन के पेपर्स हैं, वन पेपर के अलावा जो हैं, उसके अंदर जो थिंकिंग है वो आपकी लाजमी ब्रॉड होनी चाहिए। आंसर लिखते हुए आपने तमाम पहलुओं को लिखना है। कोई भी जो सवाल है उसको हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन बशर्त कि आप पहले उसको डीकोड कर लेंगे पूछा क्या जा रहा है। फिर तीसरे नंबर पे इनकी क्या कंट्रीब्यूशन है, चैंपियन ऑफ रीजन। रीजन क्या है, देखिए जब भी हम रीजन को यूज करेंगे ना तो ये वोल्टायर ने कहा है, तो सेपरेशन होगी चर्च की और स्टेट की। यानी रीजन बेसिकली लेके आती है सेकुलरिज्म। जितनी भी सेकुलर स्टेट्स हैं वो रीजन पे बेस करती हैं, यानी आप रीजनेबल एक्सप्लेनेशन दें तो आप सेकुलरिज्म की तरफ जाते हैं। देखें जो आइडियोलॉजी है और साइंस है उसमें एक ही फ़र्क है कि आइडियोलॉजी किसी रीज़न को एक्सेप्ट नहीं करती और साइंस जो है वो रीज़न पे बेस करता है, लॉजिक पे बेस करता है। अब फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा किसी ख़ास फ़िरके से ताल्लुक़ रखता है तो वो अपनी आइडियोलॉजी को डिफेंड करने के लिए कोई रीज़न नहीं देगा, वो लाजमी उस पे इमोशन पे डटा रहेगा। तो वोल्टायर का बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि जब तक आप सोसाइटी के अंदर रीज़न यूज़ नहीं करेंगे तब तक टॉलरेंस क्रिएट नहीं होगी।
और उनकी राइटिंग में लिबर्टी, ह्यूमन राइट्स और इस तरह के कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा थे। इनका एक नावल है बहुत ज़्यादा मशहूर, कैंडाइड, वो अपने टाइम के बारे में बड़ा एक्सप्लेन करता है। उसका नाम भी अगर आप लिख दें तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, कैंडाइड इनका नावल है। इनके बाद आते हैं हम आगे जॉन एडम्स पे। सेवनटीन 1735 से लेकर 1826 तक ये भी अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स में थे। और क्या था जी, इन्होंने अमेरिकन रेवोल्यूशन के अंदर बहुत अहम किरदार अदा किया। ये यूएस के सेकंड प्रेसिडेंट थे। और जब ये प्रेसिडेंट नहीं थे तो तब ये डिप्लोमेट थे, यानी यूरोप के मुल्कों में एज अ अमेरिकन डिप्लोमेट जाते थे। और उससे पहले जब अमेरिका को आज़ादी हासिल नहीं हुई थी तो ये फ्रीडम फाइटर थे, यानी फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। और जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है उसको लिखने में इनका सबसे ज्यादा रोल था। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस लिखने में इनका बहुत अहम रोल था। ये तीन चीजें जॉन एडम्स के बारे में आपको पता होनी चाहिए। ठीक हो गया जी। लीगल लेगेसी क्या है कि ये लीगल स्कॉलर थे और लीगल प्रिंसिपल्स पे उन्होंने बहुत काम किया। उसके बाद हम आते हैं विंस्टन चर्चिल पे। चर्चिल के बारे में मेरे ख्याल में हमने कल बात नहीं की, दोबारा कर लेते हैं। या इनके बारे में हमने हाँ की नहीं बात की उनके बारे में। एटीन 1874 से लेकर 1965 तक चर्चिल के बारे में बात की तो है या नहीं की, मुझे आप में से कोई बताया कि हमने इनके बारे में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। जिन लोगों ने क्लास ली है वो काइंडली बताएं कि इनके बारे में हमने पहले बात की है नहीं की। इनके बारे में जो है इस तरीके से की कंट्रीब्यूशन के बारे में नहीं बताया, लेकिन थोड़ी सी जो है किसी पर्सनैलिटी से रिलेटेड इनकी बात की थी। वैसे हमने इनके बारे में सही हाँ मुझे याद आ गया, बात की थी, लेकिन इस तरह नहीं की थी कि जैसे हम ये बाकी जिक्र कर रहे हैं। ये जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी तो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे। और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर होने के साथ साथ ये इनका लिटरेचर के अंदर भी बहुत अहम काम है। इनकी एक स्पीच है जो बहुत ज़्यादा मशहूर है, आयरन कर्टन स्पीच के नाम से। उसके बारे में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है 2016 के अंदर गालबन, अगर आप पास पेपर्स देखें ना उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। बस मतलब वो जैसे लिखा होता है ना कि वो हेडिंग्स के अंदर के ये क्या होता है, आयरन कर्टन स्पीच। जब हम कोल्ड वार के बारे में पढ़ेंगे तो हम आयरन कर्टन के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि आयरन कर्टन क्या चीज़ थी। आयरन कर्टन स्पीच बेसिकली ये थी कि वेस्ट यूरोप और जो सोवियत यूनियन है ये कोल्ड वार के अंदर किस तरह से एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और किस तरह से इनकी आइडियोलॉजी इनको बिल्कुल अलग और सेपरेट कर देगी। बेसिकली ये किसी फिजिकल स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे थे, ये आइडियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे कि यानी जो वेस्ट का कैपिटलिज्म है और यूएसएसआर का जो सोशलिज्म या कम्युनिज्म है वो उनको पोल्स अपार्ट रखेगा, वो क्योंकि उनकी जो आइडियोलॉजी है वो बिल्कुल अलग होगी। यानी जो कम्युनिस्ट यूएसएसआर है और कैपिटलिस्ट यूएस है, इनकी जो आइडियोलॉजीज हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं और वो उनको हमेशा के तौर पर एक दूसरे के साथ कंपटीशन में रखेंगे। आयरन कर्टन का मतलब ये, इसको हम अगर ज़ाहिरी वर्ड्स में लें तो एक लोहे की चादर है जो उनके दरमियान हाइल है। इनके बाद हम बड़े मशहूर आदमी पे आते हैं जिनका नाम है सन त्जू। ये इसी क्लास में पहली क्लास में मैं बता रहा था तो एक स्टूडेंट ने कहा था कि उनकी किताब का नाम है आर्ट ऑफ वार। और
जब मैकियावेली के बारे में हम बात कर रहे थे कि मैकियावेली की बुक का नाम द प्रिंस है और मैकियावेली की दूसरी बुक का नाम आर्ट ऑफ वार है, तो किसी स्टूडेंट ने कहा था कि जी वो तो सन त्जू की बुक है। बिल्कुल ऐसी बात है कि जो इनकी बुक है, जो सबसे मशहूर किताब इनकी है, उसका नाम द आर्ट ऑफ वॉर है। सन त्जू का ताल्लुक जो है वो चाइना से था। ये स्ट्रेटजिस्ट थे, फिलोसफर थे, ऑथर थे, और इसके अंदर जो आर्ट ऑफ वॉर है बेसिकली वो बताती है कि जंग के दौरान किस किस्म के टैक्टिक्स यूज करने हैं, किस तरह से जो मिलिट्री थॉट है वो आपका क्या होना चाहिए। ये तो बुक ऐसी है कि मैं आप सब लोगों को रिकमेंड करूंगा। बिल्कुल छोटी सी किताब है, नेट पे डाउनलोड हो जाएगी, आप ना इसको एक दफ़ा लाजमी पढ़िएगा। ये इंडिविजुअल लेवल पे भी बड़ी कामयाब किताब है कि एक इंडिविजुअल को लाइफ के अंदर अगर किसी किस्म के चैलेंजेस का सामना हो तो उसको किस तरह से कनिंग हो के, रैशनल हो के, इमोशंस को साइड पे करके कामयाब होना है। इस किताब के अंदर वो तमाम चीज़ें डिस्क्राइब की गई हैं कि कैसे आपने अडॉप्ट करना है सिनेरियोज के साथ। ये बेसिकली किंग्स को बताया गया है उसके अंदर, या मिलिट्री जो लीडर्स हैं उसको, कि आपने अडॉप्ट कैसे करना है, डिसीव कैसे करना है, डिसेप्शन का एलिमेंट कैसे यूज करना है, साथ आपने एनिमी के बारे में कैसे जानना है। इनका एक मशहूर कोट है कि अगर आप अपने एनिमी को जानते हैं और अपने आप को भी जानते हैं तो आप 100 बैटल जीत सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने आप को नहीं जानते और अपनी एनिमी को भी नहीं जानते तो आप एक बैटल भी नहीं जीत सकते। वो उनके कोट्स बड़े मशहूर हैं, ऐसे के अंदर बड़े काम आएंगे आप लोगों ने। ये वाली जो बुक है बिल्कुल छोटी सी बुक है, इसको या तो पढ़ लेना है या एक वेबसाइट है गुड रीड्स के नाम से, वहाँ पे जाके आपने इसके कोट्स जो हैं आर्ट ऑफ वार के, वो लाजमी अपनी जो आपकी कोट्स वाली बुक है उसके अंदर लाजमी लिखने हैं। ठीक हो गया। कोट्स निकालने का क्या तरीका कार है उससे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जब आप ऐसे के लिए कोट्स निकाल रहे होते हैं तो मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ तरीका कार होता है। कोट्स सबसे पहले आप टॉपिक्स को डिवाइड करें, यानी फॉर एग्जांपल अगर आपने ऐसे के 10 ब्रॉडर थीम्स बना रखे हैं, ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि आप सारे लोग तैयारी के बड़े करीब करीब पहुंच चुके होंगे। अगर आपके 10 थीम्स है ना, फॉर एग्जांपल एक इशू आप कर रहे हैं वुमेन पे, अब वुमेन पे कर रहे हैं तो वुमेन के ऐसे के 3-4 थीम्स बनेंगे। एक वुमेन एम्पावरमेंट, एक एजुकेशन, एक फिर और क्या बनेगा जी, एम्पावरमेंट और इक्वलिटी जो है वो तकरीबन बराबर ही बन जाती है। एम्पावरमेंट के साथ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी लेके आ जाएं, एजुकेशन, ये मिला के ना, अब आपने जो इसमें कोट्स लिखने हैं वो आप ऐसे एक एक टॉपिक को बराबर करके 3-4 किस्म के कोट्स आप ढूंढ लें नेट पे, और अच्छे जो कोट्स हैं वो आपने ढूंढने हैं। अब लास्ट टाइम ना एक मैम फातिमा ने एक ऐसे शेयर किया हुआ था किसी स्टूडेंट का अपने पेज के ऊपर, कि उसने लिखा डेमोक्रेसी के बारे में ऐसे, और उसने सबसे पहले जो कोट लिखा वो नरेंद्र मोदी का लिखा था कि मोदी ने डेमोक्रेसी के बारे में क्या कहा है। तो वो एब्सर्ड लॉजिक होती है कि जो बंदा पूरी दुनिया में पॉपुलिस्ट मौजूद, जो एज अ पॉपुलिस्ट जाना जाता है और एज अ एंटी डेमोक्रेसी जाना जाता है और मेजोरिटेरियन जाना जाता है, और आप उसका कोट लिख रहे हैं डेमोक्रेसी के अंदर, ये तो ऐसे ही है कि जैसे हम मुशर्रफ का कोट लिखें कि मुशर्रफ ने डेमोक्रेसी के बारे में क्या कह रखा है, कि जो बंदा है ही उस चीज़ के अलग, तो आप उसको नहीं लिख सकते। इसी तरह से अगर हमने फॉर एग्जांपल इस्लाम पे किसी चीज़ का कोट लिखना है तो हम इस्लाम पे अंग्रेज़ों के कोट्स नहीं लिख सकते कि अंग्रेज़ ने किसी ने क्या कहा है। जो बंदा उस चीज़ पे यकीन नहीं रखता, अगर वो यकीन रखता होता तो वो क्यों ना वो उस चीज़ को कबूल कर लेता। ऐसे ही जब आपने कोट्स लिखने हैं तो कोट्स लिखने में एक चीज़ आपने ऐसे के अंदर लाजमी याद रखनी है कि लॉजिक वो यूज़ करनी है जो बनती हो, ये नहीं कि आपको कोड याद है और आपने लिख देना है। ये थोड़ी सी टॉपिक से हट के बात थी, लेकिन वैसे मुझे याद आ गई आपको बता दूं कि अगर आप एजुकेशन पे कोड लिख रहे हैं तो रेलिवेंट हो, ये नहीं है कि आप कोई हदीस अंदर एजुकेशन के बारे में लिख दें और बात वहाँ पे हो रही हो कि पाकिस्तान में जो ड्रॉप आउट रेशो है वो कम है। और एक और चीज़ कि जब आप ऐसे के अंदर किसी चीज़ का जिक्र करते हैं या इवन आंसर के अंदर भी, तो
आपके आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए एग्जाम्पल आनी चाहिए, ना कि एग्जाम्पल को सपोर्ट करने के लिए आपका आर्ग्यूमेंट आना चाहिए। मैं मिसाल देता हूँ, आपका आर्ग्यूमेंट ये है कि जो पाकिस्तान के अंदर पानी की कमी है, पाकिस्तान में पानी की कमी की वजह क्या है कि जी पाकिस्तान में डैम्स नहीं है। अब डैम्स नहीं है तो आप फॉर एग्जांपल दे दें कि जी कालाबाग डैम नहीं बना। ये कंट्रोवर्शियल एग्जांपल है, कहीं भी नहीं देनी। कालाबाग डैम वाली एग्जांपल ऐसी है कि जो कंट्रोवर्शियल है, कहीं भी आपने कोट नहीं करनी। मिसाल दे रहा हूँ, कंट्रोवर्शियल एग्जांपल्स नहीं देनी आपने। आप कह दें कि हमारे यहाँ डैम्स की कमी है, लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ डैम्स की कमी है, इस वजह से हमारे यहाँ पानी की कमी है, वो एग्जांपल आपके रिवर्स हो जाएगी। दोबारा मैं बात को दोहरा देता हूँ कि कभी भी आपने हमेशा आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए एग्जांपल देनी है, एग्जांपल को सपोर्ट करने के लिए आर्ग्यूमेंट नहीं देना। वो हमेशा रिवर्स में चला जाता है, वो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। हम वापस आते हैं इस पे आर्ट ऑफ वार पे। इतना क्लियर हुआ ना आपको? ये बात दोबारा अगर आपको ना समझ आए, दोबारा जब मर्जी पूछ लीजिएगा कि ये बात क्या थी। इनके जो मेन थीम्स थे वो एडेप्टेबिलिटी, डिसेप्शन और एनिमी को जानना था। उसके बाद वॉरफेयर के अलावा ये मिलिट्री के अंदर बिजनेस, अच्छा ये जो इनकी बुक है ना आर्ट ऑफ वॉर, वो बिजनेस के अंदर भी यूज होती है। उसके बाद लीडरशिप स्टडीज की जितनी भी किताबें हैं वो इस बुक से मुतासिर होती हैं, और स्पोर्ट्स के अंदर भी इनकी बुक का बड़ा इन्फ्लुएंस है। जब आपने आंसर लिखना है 1 नंबर वाला, तो उसमें आपने ये 3 वर्ड्स और बुक का नाम लाजमी मेंशन करना है। ठीक हो गया जी? अभी तक यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? अगर किसी का